हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ग्राम समाज एवं विकास से संबंधित टॉपिक, जहां से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाने हैं, इनको प्रैक्टिस सेट में हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण सीरीज है जो कि एग्ज़ाम के टाइम पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस 1000 MCQ में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है जो प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 1000 प्रश्नों को कवर करना है व्याख्या के साथ पूरा डिटेल में, और साथ ही साथ प्रत्येक सेट के अंत में आपको एक परीक्षा स्पेशल नोट भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अभी तक हम लोगों ने इस सीरीज का केवल एक सेट कंप्लीट किया है और ये दूसरा सेट होगा जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 26 के लेकर के 50 तक कवर किए जाएंगे। पहले सेट में आपने देखा क्वेश्चन 1 से लेकर के 25 तक कवर किए गए हैं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसानों के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किसान सारथी मंच। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो किसान सारथी जो मंच है वह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा शुभारंभ इसका किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना दिवस रहा 93वां, इसी के अवसर पर इसको जो है शुभारंभ किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान के बारे में आगे अभी देखते हैं। इससे संबंधित यहाँ पर कुछ तथ्यों को और कवर कर लेते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जो किसान सारथी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री प्लस केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से जो है लॉन्च किया गया है। यह किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह किसानों को केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से प्रत्यक्ष तौर पर कृषि और संबद्ध विषयों पर वार्ता करने एवं व्यक्तिगत सलाह लेने में मदद करेगा। आइए अब देख लेते हैं भारतीय अनुसंधान परिषद के बारे में कुछ तथ्यों को। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई थी और इसे जो है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से भी पहले जाना जाता था। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यह पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान एवं शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। अगला तथ्य है कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित। तो कृषि विज्ञान केंद्र भारत में एक कृषि विस्तार केंद्र है। यह केंद्र आमतौर पर एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े ICAR और किसानों के बीच अंतिम कड़ी के रूप में काम करते हैं तथा व्यवहारिक कृषि अनुसंधान को लागू करने का लक्ष्य रखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। पूरे भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र वर्ष 1974 ईस्वी में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। कृषि विज्ञान केंद्र योजना भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है और कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों, संबंधित सरकारी विभागों तथा कृषि में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वीकृत है। अगला प्रश्न है सैफरन क्रांति किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होगा केसर उत्पादन से। साथ ही साथ और देख लेते हैं कि चाय उत्पादन की यदि पूछा जाता है तो ग्रीन गोल्ड क्रांति, बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है, सैफरन का केसर उत्पादन, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन
की खेती की जाती है? पटसन, जिसको आप जूट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, देवरिया और गोरखपुर। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों, सरयू तथा घाघरा नदियों के दोआब क्षेत्र में पटसन की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख पटसन जो उत्पादक जिले हैं महाराजगंज, बहराइच, गोंडा, गोरखपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी हैं। पटसन या जूट को खरीफ की प्रमुख नकदी फसल भी कहते हैं। पटसन के रेशे दो प्रकार के जूट के पौधों से प्राप्त होते हैं। पहला है टिलियेसियाई कुल के कॉरकोरस कैप्सुलरिस, और दूसरा यानी जो आपका पटसन या जूट जो है ये किस कुल का पौधा है, यदि ये भी पूछा जाता है आपको मालूम होना चाहिए, टिलियेसियाई। ठीक है, तो इसके दो हैं, कॉरकोरस कैप्सुलरिस है और दूसरा है आपका ओलिटोरियस, और ये रेशे के लिए दोनों ही क्या है, उगाए जाते हैं। कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं पटसन से संबंधित। तो जूट या पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, याद रखना है। सुनहरा रेशा किसको कहते हैं? जूट को। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? अपना प्यारा भारत है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। इससे संबंधित यहाँ थोड़ा फिगर आउट से भी कर लो आप। यहाँ पर देख सकते हैं ये पटसन जूट का जो है यहाँ पर खेत है, बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है, बिल्कुल पेड़ है, ये पेड़ होते हैं, इनकी लोग कटाई करते हैं, फिर थोड़ा सुखाते हैं। सुखाने के साथ साथ लोग उसको जो तालाब वगैरह गांव वगैरह के अगर पास हैं, आसपास जो तालाब वगैरह होते हैं, लोग वहाँ पर अंदर में जो है इसको थोड़ा सड़ने टाइप के लिए डाल देते हैं, ताकि इसके जो गाँव में इसको पेटुआ बोलते हैं, पेटुआ, जो गाँव से बिलोंग कर रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मालूम होगा। तो ये पेटुआ है और इसको फुला दिया जाता है। जब तालाब में रखने पानी के अंदर जाएगा, थोड़ा ये फूल जाएगा, तो इसमें जो रेशे हैं उन्हीं को जो है निकाला जाता है, उससे रस्सी पगहा वगैरह जो है बनाते हैं लोग। आप यहाँ पर देख सकते हैं सन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, इजारेदारी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल की शासनकाल में शुरू की गई थी? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग की शासनकाल में। सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिसे इजारेदारी व्यवस्था के नाम से जाना गया। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इजारेदारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? इसका मुख्य उद्देश्य रहा अधिक से अधिक भू राजस्व वसूल करना। इजारेदारी व्यवस्था की मुख्य दो विशेषताएं भी थीं। यह पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था रही और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि का ठेका दे दिया जाता था। इस व्यवस्था से कंपनियों को लाभ तो हुआ, परंतु उनकी वसूली में थोड़ा अस्थिरता आई, जिससे कि 1777 ईस्वी में पंचवर्षीय ठेके को एक वर्ष में तब्दील कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखना है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 फरवरी 2019 को। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हुई थी। भारत सरकार के द्वारा ये 100% वित्त पोषित है, यानी 100% खर्चा जो होता है, हर साल किसानों को 6,000 रुपये जो दिए जाते हैं वह केंद्र सरकार के अकाउंट से ही जो है ये खर्च होते हैं। इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं प्रोवाइड करती है। आरंभ में जो योजना रही है केवल और केवल लघु एवं सीमांत किसानों को रही, लेकिन जानकारी के हिसाब से आप जानिए कि ये योजना पूरे देश भर में सभी किसानों हेतु लागू कर दी गई है। इसमें जो किसान सम्मान निधि दी जाती है वह 2,000 रुपये प्रत्येक 4 महीने पर दी जाती है। 3 किस्तों में होता है सम्मान
और यानी कि प्रत्येक 4 महीने में देखोगे तो 4×3 = 12, यानी 12 महीने में 3 किस्तें हो जाएंगी 2-2 हज़ार की। तो टोटल जो है 6,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता है किसानों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोपालक योजना कब प्रारंभ की गई है? गोपालक योजना, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 2019 को गोपालक योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जो ऋण प्रोवाइड किया जाता है वो 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। जो पशु पालते हैं, और पशु यदि आप मिनिमम जो आपको पालना होता है बैंक लोन के लिए, कम से कम 5 पशु होने चाहिए आपके पास। गाय या भैंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य रहा कि जो राज्य के बेरोजगार युवा हैं उनको जो है यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराना रहा। तो याद रखो, गोपालक जो योजना है ये 22 जनवरी 2019 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। इसकी जो लोन की लिमिट है वो 9 लाख रुपए तक प्रोवाइड किया जाता है, और मिनिमम 5 पशु जो है आपको रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है, भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल गांव अकोदरा गुजरात का है, याद रखना है। इससे संबंधित कुछ और डिजिटली रूप में आप देख सकते हैं कि भारत का पहला डिजिटल गांव अकोदरा गुजरात होगा। भारत का पहला कैशलेस गांव धसई महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का पहला कैशलेस गांव नंगला हरेरू मेरठ का होगा। और देश का पहला डिजिटल राज्य केरल का है। जबकि पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? तो ये मणिपुर का करांग होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पहला दे रखा है पानी में पौधों को उगाना, दूसरा है सब्जियों को पेड़ों पर उगाना, हवा में पौधों को उगाना, चट्टानों पर पौधों को उगाना। इनमें से चारों में से कौन है जिसको आप हाइड्रोपोनिक्स कहोगे? तो हाइड्रो से थोड़ा आपको आ रहा होगा याद कुछ, हाइड्रो वगैरह, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजल, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? पानी में पौधों को उगाना। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी के माध्यम से यहाँ पर मिट्टियों में नहीं पौधों को लगाया जा रहा है, इसी पानी में थोड़ा अपना खनिज पोषण वगैरह दिया जाता है और पानी इसी माध्यम से ही जो है पौधों को उगाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो पौधों को बिना मिट्टी के उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। इस तकनीक में पानी में कुछ घोल को तैयार करके उससे पौधों के साथ साथ सब्जियों को भी उगाया जाता है। पानी में इस तरह आवश्यक खनिज एवं पोषक तत्व मिलाए जाते हैं जिससे कि पौधों को बढ़वार में सहायक हो सके। अब जो तत्व वगैरह मिट्टी से मिलते हैं उनको क्या है, पानी में ही घोल मिला के अपना बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ मालूम होना चाहिए कि यदि हवा में पौधों को उगाना क्या कहा जाएगा कि भाई पानी में पौधों को उगाया जा रहा है तो हाइड्रोपोनिक्स कहोगे। यदि हवा में पौधों को उगाना है उसे आप कहोगे एरोपोनिक्स, ठीक है। हवा में पौधों को उगाना एरोपोनिक्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जोधपुर। कहाँ? जोधपुर में। तो याद रखिएगा। साथ ही साथ यदि हिसार का पूछा जाता है तो हिसार में जो है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। मथुरा का पूछा जाता है तो आपको बताना होगा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। शिमला का यदि पूछा जाता है तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मेनली जो है आपका शिमला और इसके साथ जो है वो क्षेत्रीय भी है। तो यहाँ पर आप केंद्रीय समझिए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मुख्यालय पूछा जाता है तो आपको शिमला लगाना होगा। और इसकी स्थापना वैसे देखेंगे तो पटना में 1949 में ही हो गई थी इस संस्थान की, लेकिन इसको बाद में शिमला में शिफ्ट किया गया 1956 में।
बकरी की स्थापना अनुसंधान मथुरा वाली 1979 में रही, और जबकि 85 में देखेंगे तो हिसार का, और 1959 में जोधपुर संस्थान केंद्रीय शुष्क क्षेत्र का। तो ये स्थापना वर्ष रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2007 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 2007 को। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय बीज परीक्षण और रेफरल प्रयोगशाला के रूप में कार्य करने के लिए अलग से राष्ट्रीय बीज गुणवत्ता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास केंद्र के रूप में कार्य करना है। साथ ही आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह भी वाराणसी में ही स्थित है। तो इन इम्पॉर्टेंट तथ्यों को जरूर याद रखना। आगे बढ़ते। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? आपका सही जवाब होगा 2 अक्टूबर 1975 को सर्वप्रथम की गई थी स्थापना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 स्थापना। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों, कारीगरों को बैंकिंग सुविधाएं और ऋण उपलब्ध कराना, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमियों को भी ऋण प्रदान करना है। किस समिति की रिकमेंडेशन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? तो नरसिम्हा समिति। कौन सी? नरसिम्हा समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो स्वामित्व होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, राज्य सरकार का हिस्सा देखेंगे तो 15% है, जबकि इसके जो स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं, जो कि कॉमर्शियल है, वाणिज्यिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जो प्रायोजित कर रहे होते हैं, इनका जो हिस्सा है वो 35% होता है। देश का यदि पूछा जाता है सबसे पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक रहा, जिसकी स्थापना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में की गई थी। वहीं पर पूर्वी भारत का पहला ग्रामीण बैंक पूछा जाता है तो गौर ग्रामीण बैंक रहा, जो कि मालदा पश्चिम बंगाल का। वर्तमान समय में भारत में कितने आरआरबी हैं? तो 43 हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो आर्यावर्त बचा हुआ है, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है, और तीसरा है प्रथमा, जो कि यह पहला ही है, पूरे देश का पहला है प्रथमा ग्रामीण बैंक। और इन तीनों के जो हेड ऑफिस हैं, आर्यावर्त का लखनऊ में है, बड़ौदा का देखेंगे रायबरेली, जबकि प्रथमा जो कि मुरादाबाद में ही खुला, तो मुरादाबाद रहा इसका हेड ऑफिस। तो याद रखिएगा। कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो रेगुलेट किया जाता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है? विनियमन की बात की जा रही है, रेगुलेशन, तो यह आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। संचालित किसके द्वारा किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा। पूरे भारत की सभी राज्यों में देखेंगे तो आरआरबी है, केवल और केवल 2 राज्यों को छोड़कर, गोवा और सिक्किम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कर्तव्य दे रखे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो मनरेगा के तहत श्रमिकों को भी मजदूरी का भुगतान कार्य किया जाता है। पेंशन और अन्य सरकारी लाभों को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य है। तो इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र की पाठशाला किसे कहा जाता है? लोकतंत्र की पाठशाला स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। साथ ही साथ यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? राजीव गांधी को। यदि पंचायती राज व्यवस्था का जनक पूछा जाता है तो बी आर मेहता लगाते हैं। वहीं पर यदि आधुनिक पूछिए लगा दिया जाए तो राजीव गांधी लगाना। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित वह शासन है जिन्हें स्थानीय स्तर पर क्षेत्र की जनता द्वारा चुना जाता है। इनको राष्ट्रीय सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी कुछ मामलों में अपनी स्वायत्तता, अधिकार
तथा जिम्मेदारी प्राप्त हो, जिसका उपयोग किसी सर्वोच्च अधिकारी के नियंत्रण के बिना अपने विवेक से कर सकें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भू राजस्व वसूली। आपका सही जवाब हो जाएगा लेखपाल के द्वारा किया जाता है। तो गांव में लेखपाल के द्वारा किया जाता है और जिले में राजस्व का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वह डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और राजस्व लेखपाल किसकी अधीन होता है? तो जिला अधिकारी की अधीन होता है। वहीं पर चकबंदी जो लेखपाल होते हैं वह चकबंदी आयुक्त की अधीन होते हैं। अगला प्रश्न है समन्वित ग्रामीण विकास प्रोग्राम दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी शुरुआत कब की गई है? यहाँ पर आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1980। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं। तो स्थापना 2 अक्टूबर 1980। इसका जो कार्यक्रम, इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। फिर बाद में इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1999 ईस्वी से इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित रही है? तो वागत निर्दत मॉडल पर आधारित रही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो रिहंद घाटी परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा। रिहंद परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। रिहंद जलाशय, रिहंद बांध। पूछा जाता है यदि रिहंद जलाशय या रिहंद घाटी किस नदी पर अवस्थित है? याद रखिएगा रिहंद नदी। रिहंद नदी है सोनभद्र की पीपरी पहाड़ों के बीच में स्थित ये रिहंद जलाशय है। रिहंद जो नदी है, झील है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका अवस्थित जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की जो है ये बॉर्डर पर अवस्थित है और इसका जो निर्माण रहा 1959 और 1962 के बीच में हुआ था। इस नदी का उद्गम यानी जो रिहंद नदी है, रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में सरगुजा की मतिरिंगा पहाड़ी के पास से होता है। रिहंद बांध से बनने वाले जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेणु सागर भी कहा जाता है। गोविंद बल्लभ पंत जो नाम पड़ा है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत, उन्हीं के नाम पर जो है ये है। साथ ही साथ ये जो रिहंद घाटी परियोजना है, इससे उत्तर प्रदेश के जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी, इन सभी जिलों की लगभग 40 एकड़ भूमि जो है वो सिंचाई की जाती है रिहंद घाटी परियोजना से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? सामाजिक वानिकी, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1976 ईस्वी में। सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था। सामाजिक वानिकी से अर्थ खाली पड़े स्थानों पर फलदार वृक्ष लगाने से है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि भी हो सके। राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुसार सामाजिक वानिकी के 3 प्रमुख घटक हैं: ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी और फार्म वानिकी। नेक्स्ट, चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है? प्रति हेक्टेयर।
तो प्रति हेक्टेयर जो बीजारोपण दर है वह 15 किलोग्राम है। कितना? 15 किलोग्राम। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख सकते हैं। तो याद रखो, उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण 15 किलोग्राम है। चावल की कुछ उन्नत किस्म है, जैसे कि पूसा बासमती चावल 1121 है, 1509 है, 1718 है, 1637 है। ये चावल की कुछ उन्नत किस्में हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 1 एकड़ बराबर वर्ग गजों में देखोगे तो 4840 होता है, यानी 4840 वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। साथ ही साथ 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज भी होता है। वर्ग मीटर में देखोगे 1 एकड़ बराबर 4046.8 वर्ग मीटर है। वर्ग फुट में देखोगे तो 43,560 वर्ग फुट होता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ बराबर 4047 हेक्टेयर होता है। बीघा में 1.6 है, कच्चा बीघा में 4.8 होता है 1 एकड़ बराबर। 8 कनाल बराबर 1 एकड़ होता है, या 1 एकड़ बराबर 8 कनाल। वहीं पर 160 मरला बराबर 1 एकड़ होता है। बढ़ते हैं आगे। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन से गैस प्रयोग की जाती है? कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? प्रयोग तो एसिटिलीन भी होती है, लेकिन ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग भी कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, परंतु यह बहुत अधिक हानिकारक होता है और इसका प्रभाव तंत्रिका तंत्र पर ज़्यादा पड़ता है। तो एसिटिलीन का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो बहुत ज़्यादा तंत्रिका तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है बुरा। एसिटिलीन का सिस्टमैटिक नाम एथीन होता है। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। एसिटिलीन एक हाइड्रोकार्बन है और इसका सबसे सरल जो है वो एल्कीन होता है। आगे बढ़ते हैं। केसर के पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्तिकाग्र। यह आप देख सकते हैं। तो केसर एक सुगंध देने वाला पौधा होता है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरान अथवा सैफरन कहते हैं। सैफरन आपने क्रांति भी पढ़ के आ रहे हो कि इससे केसर उत्पादन से संबंधित। तो इसका जो मेनली जो भाग यूज होता है वह वर्तिकाग्र। ये किस कुल का पौधा है? तो इरिडेसी कुल का होता है और इसकी जो मूलतः स्थान रहा मूल, जैसे कि अपने यहाँ कपास माना जाता है, तो यहाँ पर क्या है, ये दक्षिण यूरोप का रहा। भारत में ये केवल और केवल जम्मू का जो रीजन है किश्तवाड़ और कश्मीर का पामपुर के सीमित क्षेत्रों में ही केसर पैदा होता है। खेती वहाँ पर होती है इसकी। इसके बाद यदि आप देखेंगे पूरे विश्व में तो ईरान है और भारत में जम्मू कश्मीर है केसर के उत्पादन में नंबर 1। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं केसर के पौधे जो है ये मैडम अपना लगा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर शुरू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी। इससे संबंधित कुछ और तथ्यों को देख सकते हैं। शुरुआत 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस समय प्रधानमंत्री
अटल बिहारी वाजपेयी रहे और उन्हीं के नाम पर यह योजना की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण इलाकों में 500 या इससे अधिक आबादी वाले, पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानों में देखेंगे तो 250 लोगों या उससे आबादी अधिक वाले सड़क संपर्क से वंचित गांव को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। साथ ही साथ आप ये भी मालूम होना चाहिए कि हर साल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ही सुशासन दिवस जो है वो मनाया जाता है। कौन सा दिवस? सुशासन दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन यहां पर यही सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश राज्य की द्वारा। शुरुआत कब हुई है? तो 8 अगस्त 2017 को इसकी शुरुआत की गई है। यह उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में यदि आप 7 जनपद को छोड़ देंगे बुंदेलखंड रीजन के, तो बचेंगे 68 जिले। 68 जिलों में यह योजना जो है पूरे लागू है और इसका लक्ष्य है 2017-18 से लेकर के 21-22 तक राज्य के 68 जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़ बंजर जो जल भराव वाली भूमि है उनको क्या है सुधार कर कृषि योग्य जो है बनाना है। और मनरेगा के तहत ये सारा का सारा कार्य किया जाएगा। योजना के तहत चुने गए क्षेत्र सभी किसानों और किसान मजदूरों को मिलेगा इसका लाभ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात की गई हैं। तो याद रखिए 17 से 22 तक इस योजना का टाइम पीरियड है। ठीक है, 2017-18 का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर समझो 1 अप्रैल 2017 से काउंट करोगे तो 31 मार्च 2022 तक जाओगे। ठीक है, तो ये इसका कार्यकाल टाइम पीरियड रहा है। इनमें जो है इस योजना का एग्जीक्यूशन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बंजर बीहड़ जल भरा वाली भूमि उनको क्या है सुधार करना है, कृषि योग्य बनाना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब की गई है? तो वह वर्ष है 2017। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। 24 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की संपन्न बैठक में इस नीति की घोषणा की गई है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों तक जो है ये प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना, फूड प्रोसेसिंग जोन्स को चिन्हित करना, फूड प्रोसेसिंग पार्क, मेगा फूड पार्क एवं कोल्ड चेन सुविधा का विकास करना, पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार का सृजन करना आदि इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये सभी जो है इसके प्रमुख बातें हैं। तो याद रखो इसकी जो घोषणा हुई है 2017 में 24 अक्टूबर 2017 को 5 वर्षों तक जो है ये प्रभावी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? सबसे कम जो रहता है वो पश्चिमी गंगा मैदान। ऑप्शन यहां पर सी सही जवाब होगा। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी गंगा क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। उत्तर पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु में औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 10 सेंटीग्रेड रहता है। और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का यह अंतिम प्रश्न होगा। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा देना। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना की शुरुआत वर्ष 2007-8 में हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है वृक्षारोपण एवं वन्य जीव से संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इस श्रृंखला में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अच्छी खासी व्याख्या के साथ कवर किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज में अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण नोट दिए जाते हैं। आइए उनको कवर करते हैं। दूसरा
सेट है तो हैशटैग यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे लेखपाल द्वारा फसली वर्ष के भीतर की जाने वाली पड़तालों की जो निर्धारित अवधि होती है उनकी क्या है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो खरीफ पड़ताल का जो टाइम पीरियड होता है प्राथमिकता के आधार पर, यानी 10 से 19 अगस्त तक तो इनको करना ही करना है, हाल में प्राथमिकता इनको देनी होगी। उसके बाद पड़ताल का टाइम पीरियड तो 10 अगस्त से 25 दिसंबर भी होता है। रबी पड़ताल का टाइम प्राथमिकता के आधार पर 1 जनवरी से 10 जनवरी है और अवधि जो होती है वह 1 जनवरी से 15 फरवरी तक है। जायद पड़ताल की प्राथमिकता के आधार पर अवधि 1 मई से 10 मई है और पड़ताल की अवधि देखेंगे तो 1 मई से 31 मई है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताइएगा कि 25 में आप कितने प्रश्न सही किए हैं। और यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही साथ जो घंटा है, बेल आइकन है, इसको आप ज़रूर प्रेस कर लेना, इसकी ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।